इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ आपको बताएंगे ओबीसी बिल पर आज क्या है विपक्ष की रणनीति। आपको बताएंगे राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर किस तरह की कार्रवाई की तैयारी हो रही है और साथ ही देखिए आरक्षण को लेकर क्या है संघ का बड़ा बयान। नौ बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे संसद की बड़ी खबर से। ओबीसी की लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल लोकसभा में पास होने के बाद आज इस बिल की परीक्षा राज्यसभा में हो सकती है। परीक्षा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष जिस तरह से लगातार हंगामा कर रहा है उससे सवाल उठ रहा है कि राज्यसभा में यह बिल उतनी आसानी से पास हो पाएगा जितनी आसानी से यह लोकसभा में पास हो गया। लेकिन उससे पहले विपक्ष इस बिल पर अपनी रणनीति बनाने के लिए अब से करीब 1 घंटे के बाद एक अहम बैठक करने जा रहा है। बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे और चर्चा करेंगे कि उन्हें इस बिल पर क्या करना है। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की यह बैठक नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में होगी। हालांकि उम्मीद यह की जा रही कि इस बिल के लिए जिस तरह से लोकसभा में हंगामा थमा और चर्चा हुई, ठीक उसी तरह से राज्यसभा से भी यह बिल चर्चा के बाद पास हो सकता है। लोकसभा में 127वें संविधान संशोधन बिल के समर्थन में कल जो है सदन में मौजूद 385 सदस्यों ने वोट डाले, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। आज अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि इस संविधान संशोधन बिल के पास होने का मतलब क्या है। इस बिल के पास हो जाने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा, जिसके बाद देश में 671 जातियों को इसका फायदा होगा। अब तक देश में राज्यों को आरक्षण देने का अधिकार तो था, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार केंद्र के पास ही है। इसके बाद केंद्र सरकार संविधान संशोधन बिल लेकर आई है और अब यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है। आज इसे राज्यसभा में रखा जाएगा। मोदी सरकार के ओबीसी वाले इस दांव को अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले का ट्रम्प कार्ड माना जा रहा है। 2017 के यूपी चुनाव में भी बीजेपी ही ओबीसी समुदाय के लिए पार्टी नंबर 1 थी। 2017 में 100 में से करीब 58% ओबीसी वोट बीजेपी के खाते में गए थे। अखिलेश और राहुल गांधी यूपी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी सिर्फ 18% ओबीसी वोट ही उनके गठबंधन को मिला। मायावती को सिर्फ 11% ओबीसी वोट मिल पाया। बाकी 13% ओबीसी वोट हमेशा की तरह छोटे छोटे दलों और निर्दलीयों के खाते में गया था। यूपी में 40% ओबीसी वोट हैं और यह माना जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले संविधान संशोधन करके राज्यों को लिस्ट बनाने का अधिकार देने का बिल पास करवाकर एनडीए सरकार ने ट्रम्प कार्ड खेला है। यही वजह है कि अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल विस्टा बनाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा सदन बनाना है, हमें सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल विस्टा, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन नहीं चाहता जाति जनगणना हो? हर राज्यों में जानवरों तक की गिनती हुई, लेकिन बैकवर्डों की गिनती कहीं पर नहीं की गई। माननीय 2011 में सरकार आपकी थी, जनगणना आपने करवाया था, उस वक्त उसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया? कौन सा हक और अधिकार आप दिलाने की बात कर रहे हैं? आज हक और अधिकार यदि किसी की सरकार में मिल रहा है, किसी के नेतृत्व में मिल रहा है, तो वह मिल रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लोकसभा से पास होने के बाद ओबीसी संशोधन बिल आज राज्यसभा में रखा जाएगा। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। आनंद, लोकसभा में जितनी आसानी से ये बिल पास हो गया, क्या उतनी आसानी से राज्यसभा में भी पास होगा? आज की जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होने जा रही है, क्या इसमें कोई अलग रणनीति भी बन सकती है राज्यसभा के लिए?
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लोकसभा में इस बिल को पास कराया गया था, उम्मीद है कि वैसा ही विपक्ष का जो रवैया है वो राज्यसभा में भी रहेगा, क्योंकि ओबीसी समुदाय को लेकर कोई भी जो विपक्ष का सांसद है या विपक्षी पार्टियां वो रिस्क नहीं ले सकती, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव है। और यही वजह है कि जब लोकसभा में ये बिल आने वाला था तब विपक्ष के नेताओं ने बैठक करके कहा था कि इस बिल पे उसी दिन चर्चा कराया जाए, उसे पारित कराया जाए। आज भी 10 बजे विपक्ष के नेताओं की बैठक है, उस बैठक में उनकी रणनीति तय होगी, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताएंगे कि कैसे ओबीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरना है। यानी कि ये बिल चर्चा होगा, इस बिल पे चर्चा होगी और इसको पारित किया जाएगा, इसके लिए विपक्ष तैयार है। लेकिन किस तरह से ओबीसी को लेकर केंद्र सरकार को और बीजेपी को घेरना है, इसको लेकर फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में रणनीति बनेगी। हालांकि जहां तक हाउस की बात है, हालांकि कल जो हाउस के अंदर जो हंगामा हुआ हम सबने देखा, लेकिन उसका असर आज कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिल ही ऐसा है, ओबीसी लिस्ट को जो राज्यों को अधिकार दिया जा रहा है, ये बिल ही ऐसा है कि कोई भी विपक्षी पार्टी इसको विरोध करने का या उस वक्त हंगामा करने का जोखिम नहीं उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मतलब ये कि राज्यसभा में ये बिल आसानी से पास तो होगा, लेकिन क्रेडिट में हिस्सेदारी के लिए विपक्ष जो है वो जरूर अपनी कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम आज अमृतसर पहुंची है। पूरी टीम ने स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका है। हॉकी टीम की एक झलक के लिए गोल्डन टेंपल में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी ने हॉकी के चैंपियंस का स्वागत किया। ओलंपिक में 41 सालों के पदक के सूखे को खत्म करने के बाद टीम वापस वतन लौटी है और लगातार टीम को लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है। और आज ये टीम, पुरुष हॉकी टीम, अमृतसर पहुंची है। अमृतसर पहुंच करके उन्होंने मत्था टेका। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ हैं। पुनीत, टीम का और क्या कार्यक्रम है? कितनी देर टीम जो है वो स्वर्ण मंदिर में रुकेगी? फिर आगे का क्या शेड्यूल है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आज 41 साल हम कहें तो एक लंबे दशक के बाद जिस तरह से हॉकी का सूखा जो है खत्म हुआ है और अब टीम जो है वो अमृतसर पहुंची है। पहले वो गोल्डन टेंपल में माथा टेकेंगे और उसके बाद माथा टेकने के बाद वो लोग अपने अपने जो उनके नेटिव प्लेस हैं, जो गांव है, वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4 जो प्लेयर्स हैं वो अमृतसर जिले से आते हैं, जिसमें दिलप्रीत सिंह है, बटाला से है, गुरजंत सिंह है, वो खालरा से, और हरमनप्रीत सिंह है, वो टीमोवाल विलेज से है। तो ये तमाम जो लोग हैं, क्योंकि अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, सुबह ये पहले एयरपोर्ट पे पहुंचे, उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं वो जलंधर में भी ये नेटिव प्लेस है, वो वहां पर अपने अपने घरों पर पहुंचेंगे। और जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि उनका एक सम्मान जो है वो किया जाएगा। जो भी गांव की तरफ से जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। और कल जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो चंडीगढ़ आ रहे हैं और खबर ये आ रही है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको यहाँ पर वो अब चंडीगढ़ में सम्मान करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो पहले एसजीपीसी ने स्वागत किया स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर और स्वर्ण मंदिर में माथा टेक करके शुक्रिया अदा किया एक तरह से ऊपर वाले का कि 41 सालों का सूखा इस टीम को खत्म करने का मौका मिला है। लोकसभा में जहां ओबीसी पर संविधान संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास हो गया, वहीं राज्यसभा में हुए हंगामे की वजह से संसदीय मर्यादा शर्मसार हुई। विपक्षी दलों ने राज्यसभा के अंदर जिस तरह से हंगामा किया उससे सारी हदें पार हो गई। अब सवाल यह है कि क्या हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन होने जा रहा है? क्या उनके खिलाफ भी कुछ उस तरह की कार्रवाई होगी जैसे पिछली बार हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ हुई थी? कांग्रेस के सांसद टेबल पर चढ़ गए, किताबें फेंक दी और ये दिखाने की कोशिश की कि विरोधी दल किसी मर्यादा को नहीं मानेंगे। चेयरमैन को जो एक्शन लेना है वो ले। ऐसा नहीं है कि जो कुछ हुआ वो गुस्से में हुआ, अचानक हो गया। सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, सब कुछ प्लान के मुताबिक किया गया। पहले कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा टेबल पर चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। उन्होंने सदन के अंदर रखी रूल बुक फेंक दी। जैसे ही बाजवा टेबल पर चढ़े वैसे ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लगा कि वो पीछे रह गए, तो संजय सिंह टेबल के ऊपर बैठ गए और जोर जोर से नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे से भारतीय संसद के उच्च सदन की मर्यादाएं तार तार हुई हैं। इस हंगामे के दौरान सदन की कार्रवाई स्थगित हो चुकी थी। चेयरमैन कुर्सी पर नहीं थे। सदन की कार्रवाई स्थगित होने की वजह से कैमरे ऑफ थे, इसलिए विरोधी दलों के नेताओं ने खुद अपनी हरकतों को अपने मोबाइल फोन के कैमरों से रिकॉर्ड किया और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने सबसे पहले यह वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। और अब आपको बताते हैं हंगामा आखिर क्यों हुआ। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी थी।
चर्चा के लिए 2.5 घंटे का वक्त तय हुआ था। विरोधी दलों के नेताओं की मांग थी कि किसानों के मुद्दे पर सरकार चर्चा करे, लेकिन जैसे ही सरकार ने चर्चा शुरू की, विपक्ष का मूड बदल गया। अचानक ये मांग की जाने लगी कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है, सरकार चर्चा के बजाय तीनों कृषि कानून वापस ले, इससे कम पर कोई बात नहीं बनेगी। इसके बाद हंगामा होने लगा, नारेबाजी होने लगी। बीजेपी के मेंबर विजयपाल सिंह तोमर ने चर्चा की शुरुआत की, हंगामे की वजह से उनकी बात सुनाई नहीं दी। इसके बाद बीजू जनता दल के प्रसन्न आचार्य बोले तो और ज्यादा हंगामा होने लगा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में आ गए। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन में किसानों के इशू पर सिर्फ 18 मिनट तक ही चर्चा हो सकी और किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। इस हंगामे के बाद भी कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा को कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो भी किया वो सही किया। हमारे पास रास्ता क्या है, जो भी हमारे पास रास्ता सा हमने इख्तियार किया और करते रहेंगे। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि जो टेबल पे चढ़ के किताबें फेंकी, आप बोलता कि ठीक है आपने, भाई टेबल भी अपने ही हैं, किताबें भी अपनी हैं। जब टेबल ही हमारा है, किताबें भी हमारी है, तो क्या उसमें गलत है? सरकार कहीं कार्रवाई के लिए बात करेंगे सभापति से? 100% करें, वो खुशी से करें। हम हर अपनी कुर्बानी देने के लिए किसानों के लिए तैयार हैं। ये तो बहुत छोटी बात। संसद के इसी सत्र में टीएमसी के 6 सांसदों को पेपर फाड़कर चेयर की तरफ उछालने के लिए निलंबित किया जा चुका है। पैगासस मामले में जांच की मांग को लेकर टीएमसी सांसद हंगामा कर रहे थे। सांसद पोस्टर लेकर चेयर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। राज्यसभा चेयरमैन की अपील अनसुनी करते रहे। आखिरकार चेयरमैन वेंकैया नायडू ने टीएमसी के सांसद डोला सेन, अर्पिता घोष, नदीम उल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांति छेत्री और मौसम नूर को निलंबित कर दिया। एक तरफ केंद्र सरकार संसद में ओबीसी संशोधन बिल को पास करवाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ संघ ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कुछ सालों पहले आरक्षण की समीक्षा की बात करने वाले संघ ने कहा कि वो आरक्षण का प्रबल समर्थक है। आरक्षण के को लेकर के बड़ी बात कही गई संघ की तरफ से। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने आरक्षण को लेकर साफ किया कि आरएसएस आरक्षण का समर्थक है। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में असमानता है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने आरक्षण को ऐतिहासिक जरूरत बताया। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर बवाल हुआ था। तब भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इस बयान से बीजेपी को बिहार चुनाव में झटका भी लगा था। तब से लेकर अब तक संघ ने आरक्षण पर कई बार सफाई दी है और अब आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने साफ किया कि संघ आरक्षण का समर्थक है। I have been a staunch supporter of reservation. I and my organization have been strong supporters of reservation for decades. In 1980, when there were anti-reservation movements on some campuses, we passed a resolution. Not only that, we organized an All India seminar in Patna about the reservation, and time and again we declared that reservation, this is historic necessity for our country for many more decades, as long as there is inequality being experienced by particular section or segment of the society, and it is their right to deny the reservation. It is not that somebody is giving them as a grace, but it is their right to say, and it is their right to declare, deny at any point of time in future. तो आरक्षण उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में असमानता है। ये संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं, लेकिन पहले कहा गया था कि समीक्षा की जरूरत है। हमारे सहयोगी देवेंद्र प्राशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पहले समीक्षा की बात भी कही गई संघ की तरफ से और अब ये कहा जा रहा आरक्षण उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में असमानता है। ये बदलाव क्यों है? सिर्फ वही लाइन नहीं था, बल्कि ये भी कहना था उनका कि जब तक किसी वर्ग विशेष को ये लगता है कि उनके साथ अन्याय खत्म नहीं हुआ या समानता की स्थिति ऐसी नहीं आई है, मतलब ये कि जिन लोगों को आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं
जब तक उन्हें ऐसा फील होगा कि आरक्षण होने चाहिए तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए, ऐसा दत्तात्रेय हस्तोले ने कहा। जाहिर तौर पे इस समय ये कहना निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि जो पहले आप देखें तो जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। तब संघ की तरफ से सफाई दी गई थी कि संघ प्रमुख का कहने का आशय वो नहीं था। एक बार गोरखपुर में जब उन्होंने बोला था बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव के दरमियान, तब बहुत ज्यादा बवाल खड़ा हुआ था, फिर संघ की तरफ से सफाई दी गई थी। तो इस सारे पृष्ठभूमि में निश्चित तौर पे दत्तात्रेय हस्तोले का कल का जो बयान है वो अवसर था दलित हिस्ट्री पे एक पुस्तक का विमोचन था, और उस मौके पर इस बात को कहते हुए बहुत ही दो टुक शब्दों में उन्होंने ये बताया कि संघ आरक्षण को लेकर क्या सोचता है। और जाहिर तौर पे इसको आप देख सकते हैं कि पार्टी के बाकी लोगों के लिए भी, बीजेपी के लोगों के लिए भी संघ का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण मैसेज रहेगा। और इससे पहले भी कई बार इस मसले पर सफाई दी गई। जब से समीक्षा की बात मोहन भागवत की तरफ से कही गई थी, उसके बाद से कई बार ये बात कही गई, सफाई भी दी गई, और अब साफ साफ कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले कि आरक्षण उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक समाज में असमानता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई भड़काऊ नारेबाजी को लेकर के इस मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। कोर्ट ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 4 आरोपियों को 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि 2 आरोपियों को 1 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब अश्विनी उपाध्याय ने पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई भी होनी है। साथ ही साथ इस मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश पुलिस को है। आरोप है कि 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के सालगिरह के मौके पर एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, भड़काऊ नारेबाजी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि उनके पास सबूत है, वीडियो एविडेंस है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जैसा आप जानते हैं 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इस मामले में, और अभी जो हमारी इंटरोगेशन और पूछताछ है उसमें कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं। तो उस पर जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आता जाएगा हम इसमें जो भी नेसेसरी कार्रवाई है वो करेंगे। अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग रोल है, और जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें इस स्टेज पे अगर हम कुछ डिस्क्लोज़ करते हैं तो ये केस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकता है, इसीलिए मैं ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। बाकी 6 लोग हैं, उनको सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। अभय पराशर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, शुरुआत में बात कही जा रही थी चूंकि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए परमिशन मांगी गई थी, परमिशन नहीं थी, और उसके बावजूद ये कार्यक्रम हुआ, इसलिए बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब और क्या इसमें डिटेल सामने आई है? क्या वो लोग जो इसमें नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या इन 6 लोगों का भी कोई रोल है? देखिए बिल्कुल हुसैन, इन 6 लोगों में से हालांकि अश्विनी उपाध्याय और एक और शख्स हैं विनीत वाजपेयी, इन लोगों के ऊपर हालांकि ये एलिगेशंस हैं कि इन्होंने परमिशन के अप्लाई किया था लेकिन इन्हें परमिशन नहीं दी गई, और ऑर्गेनाइजर ये थे तो ये वहां पर पहुंचे और इन्होंने ही भीड़ को वहां पर बुलाया, जिस वजह से ये सारा इंसिडेंट वहां पर हुआ, ये एलिगेशन है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसमें एक दीपक नाम का शख्स है, इसके अलावा उत्तम नाम के शख्स की जिसकी तलाश जारी है। ये वो चेहरे उन वीडियो के अंदर इस तरीके के आपत्तिजनक नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने जो है अश्विनी उपाध्याय समेत एक शख्स जो है उन्हें 2 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज बेल एप्लीकेशन पर भी सुनवाई है अश्विनी उपाध्याय की, लेकिन पुलिस की ये कोशिश है कि 2 और अहम इसके अंदर ऐसे आरोपी हैं जिनकी पुलिस को तलाश है। एक का नाम है पिंक चौधरी, जो लगातार टीवी चैनल्स पर लाइव दे रहा था, साथ ही उत्तम। इन लोगों का रोल बहुत अहम बताया जा रहा है। जिन 2 आरोपियों की तलाश पुलिस को है, पुलिस उन तक कब तक पहुंचती है, और आज अश्विनी उपाध्याय ने जो जमानत की याचिका लगाई है उस पर अदालत का क्या रुख होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री से अपनी मुलाकात में भी वो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को उठा सकते हैं। कल उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हुई है। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान आंदोलन, किसान नेताओं की सुरक्षा और पंजाब पर आतंकवादी खतरे और अहम नेताओं और संगठनों पर हमले की आशंका की चर्चा की थी। कैप्टन ने अमित शाह के सामने 4 मुख्य मांगे रखी हैं, जिसमें पहली थी तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएं। दूसरी मांग है 5 किसान नेताओं की सुरक्षा केंद्र संभाले। तीसरी मांग पंजाब के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF की 25 कंपनियां दी जाएं, और चौथी मांग है BSF को एंटी ड्रोन तकनीक भी दी जाए।
विजय लक्ष्मी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, कल की मुलाकात गृहमंत्री से हो चुकी है, उसमें वो अहम बातें जो कैप्टन साहब की तरफ से रखी गई वो तो गृहमंत्री उसको देख रहे होंगे। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात में क्या क्या और अहम बातें जो है कैप्टन रख सकते हैं? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं और तमाम बातें कल जो हैं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी रखी हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देर शाम उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें यही बातें जो कल कही गई उन्हीं बातों को दोहराए जाने की संभावना है। 3 कृषि कानूनों को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उस फ्रंट पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई बात कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है तो सिक्योरिटी के तमाम कंसर्न रहते हैं। इसी को लेकर के कल उन्होंने गृह मंत्री से जब मुलाकात की थी तो सीएपीएफ और बीएसएफ से जुड़ी तमाम बातें जो हैं पंजाब राज्य की तरफ से रखी थी। आज प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो उम्मीद है कि इन्हीं तमाम विषयों पर एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात रखेंगे। तो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चल रही चर्चा के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात कर ली है। 10 जनपद पर हुई इस मुलाकात में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के रिश्तों पर भी बातचीत हुई। ये बैठक 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद कैप्टन बिना बोले निकल गए, लेकिन बाद में हरीश रावत ने साफ कहा कि कैप्टन को यह बताया गया है कि सबको अपनी अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। सरकार अपना काम करे और संगठन अपना काम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।